तो आज हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, और साथ ही साथ इस चैप्टर के साथ साथ तुम्हारे पूरे 10th क्लास के साइंस के चैप्टर आज कंप्लीट भी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये आखिरी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। मतलब लॉन्ग वीडियोस की बात करेंगे, कभी इनके शॉर्टकट्स वगैरह बनाएंगे तो वो तो हम अलग से सीरीज शुरू कर ही देंगे। पर आज मतलब सारे चैप्टर पूरे में आखिरी टॉपिक बचा, ये हेरिडिटी का आखिरी टॉपिक। देखो इसमें क्या बोला है कि दो चीज़ देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, और एक ये एक्स्ट्रा छोटी सी चीज़ देखनी है इसमें कि मतलब हार्मोन्स काम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो देखो हाउ डू ट्रेट, जो ट्रेट्स हैं गेट एक्सप्रेस्ड, कि मतलब हम ट्रेट्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक्सप्रेस करने के लिए अगर ट्रेट्स को हम सेलुलर डीएनए की बात करें तो सेलुलर डीएनए होता क्या है, इट इज़ इट इज़ अ इंफॉर्मेशनल सोर्स। ये हमारा एक इंफॉर्मेशनल सोर्स है, यानी कि इसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास फॉर मेकिंग प्रोटीन, यानी कि इसके पास ऐसे सोर्स है ना सेल में, प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्म करता है ये। बस इतना याद रखना कि एक सेल के अंदर ये इन्फॉर्म करता है कि प्रोटीन बना दो भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे। और किसको करता है, जीन को बोलता है, क्योंकि जीन ही होते हैं प्रोटीन मेकर। एक जो जीन होता है वो प्रोटीन बनाता है। तो उस तरीके से इतना समझ लो, सेलुलर डीएनए ऑर्डर देता है जीन को कि भाई एक काम करो, प्रोटीन बना दो। तो जीन अपना काम कर देती है, प्रोटीन बना देती है। ठीक है, अब देखो वो होता कैसे, एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस कब बनती है, जैसे ही हमें लगता है कि भाई अब ज़रूरत है, ठीक है, तो वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। फिर हार्मोन रिलीज़ होता है तो प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होंगे उस हिसाब से उस हार्मोन का वर्क अच्छा होगा। जैसे कि मान लो हर एक हार्मोन का एक अलग अलग काम होता है। चैप्टर 7 में हार्मोन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने बता रखा है। ठीक है, तो मान लो जैसी जो एफिशिएंसी होगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, वो हार्मोन रिलीज़ और उसकी हाइट। इसमें नीचे मैंने एक लाइन भी लिखी है, वर्क एफिशिएंसी जो होती है वो मेक करती है मोर हार्मोन्स को, यानी कि वर्क एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी उतने ज़्यादा हार्मोन बनेंगे, उतना ज़्यादा वो प्लांट हाइट, वो तो हाइट वाले हार्मोन हाइट को ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये था मतलब बेसिक सा छोटी सी चीज़ की सेलुलर डीएनए इन्फॉर्म करता है सेल के अंदर कि भाई प्रोटीन बनाओ, किसको, जीन को। बाकी सारे काम मैंने बता ही दिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि कोई भी होने वाली पीढ़ी का एक वंशज है, चाहे वो जानवर है, पेड़ है, पौधा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इंसान भी तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मेल या फीमेल है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। दो ही फैक्टर हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कॉम्प्लिकेटेड। एक है एनवायरमेंटल फैक्टर और एक है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या कहता है हमें, इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है द टेम्परेचर मैटर्स टू द डिसीजन ऑफ जेंडर, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से जेंडर का डिसीजन इसमें होता है कि मतलब वो मेल होगा या फीमेल होगा। फॉर एग्जांपल टर्टल की बात करें, टर्टल है, देखो टर्टल में ये होता है कि 28 डिग्री सेल्सियस, ये मान लो एक टेम्परेचर है। ठीक है, अगर टेम्परेचर रहा इससे कम, ठीक है, तो मेल होने के चांसेस होते हैं। चांसेस क्या मतलब मेल होते हैं, यानी कि थोड़े ठंडे टेम्परेचर में उनमें टर्टल्स में मेल होते हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से रहा ज़्यादा, यानी कि इससे ज़्यादा रहा, तो फीमेल होने के चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो उनका जो मेल और फीमेल है वो जेंडर पे डिसाइड होता है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि अब जेंडर क्या होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा बात करें जेनेटिक। देखो जेनेटिक होता है ये बाकी सारे जो हम पढ़ेंगे बेसिकली ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है, तो मतलब ज़्यादातर यही होता है। वो तो टर्टल कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। देखो जेनेटिक की बात करें अगर हम लोग, तो इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल में और ह्यूमंस में तो है ही, खैर, डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कोल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इसमें देखो पहले तुम्हें मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में एक बता देता हूँ। देखो एक इंसान है, मान लो ये एक ह्यूमन है। ठीक है, इसके पास होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इतना समझो पहले तो। ठीक है, 23 पेयर यानी कि 46 होगा टोटल। कितने, 46, क्योंकि हर एक पेयर में दो होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 जो पेयर्स हैं, 22 पेयर आर ऑटोजोम्स। अब ऑटोजोम्स क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे 22 पेयर्स आर ऑटोजोम से हम ये समझेंगे पहले कि ऑटोजोम वो होता है जैसे कि मान लो अगर एक बार प्लेसेंटा या यूट्रस में कोई भी अगर यहाँ पे एक चाइल्ड चला गया जिसकी अब वहाँ पे 9 महीने तक वो पेट के अंदर रहेगा, तो उसके नरिशमेंट के लिए जो काम देखते हैं वो ऑटोजोम्स देखते हैं, नरिशमेंट वाला काम, नरिशमेंट। ठीक है, ये सारा काम ऑटोजोम्स का है, सेक्स डिटर्मिनेशन इनका काम नहीं है। ठीक है, एक पेयर, क्योंकि 23 बचा ना, ये एक पेयर होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है,
बस ये एक पेयर होता है। अब इससे अगर हम समझें कि किस तरीके से क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं, ये प्लांट हाइट मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें समझाऊँ ठीक से, तो अगर हम मेल की बात करें, अगर एक मेल है तो उसके पास 2 क्रोमोसोम होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स में, एक्स और वाई, ठीक है। बात करें फीमेल की, तो फीमेल है उसके पास भी 2 क्रोमोसोम होंगे, एक्स क्रोमोसोम और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब होता क्या है, अगर जब क्रोमोसोम मिलते हैं जिससे न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है, उस टाइम पे अगर उस टाइम पे ये एक्स क्रोमोसोम और इस वाले से भी एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो 2 एक्स क्रोमोसोम से एक गर्ल चाइल्ड होती है, ठीक है। ये तुम इसके नीचे यहाँ पे लिख लेना सब कुछ, अगर तुम्हें लिखना भी हो तो, मतलब लिखना तो ज़रूरी है, क्या जब सेक्स डिटर्मिनेशन लिखोगे तो ये काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ, तो इसके नीचे नीचे ज़रूर लिखना, ठीक है। और अगर यहाँ से वाई और वहाँ से एक्स आया, तो वाई एक्स क्रोमोसोम्स यानी एक बॉय होएगा, ठीक है। इतना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे एक्स है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड होगा, और अगर एक्स और वाई रहेगा तो बॉय चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीन एक लाइन यहाँ पे एक और लिखिए कि द जेंडर ऑफ इंडिविजुअल विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट ही फ्रॉम हिज फादर, यानी कि जो भी उसको मिला है उसके फादर से मिला है उस पे ही उसका जेंडर डिटरमाइन होता है, मदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि देखो इस केस में भी वो एक्स क्रोमोसोम ही देगी, इस केस में भी एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और अगर इस सिनेरियो की भी अगर हम बात करें, तो वाई क्रोमोसोम से अगर बॉय होता है ना, तो एक यहाँ पे इसी के पास वाई है और एक ही चांस होगा, अगर इसमें से किसी पे चला गया तो वाई एक ही चांस में, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि 50-50 नहीं होता ये होता है। देखो इसके रेशो को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा ये, अगर यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, तो इन दोनों से एक्स और एक्स, इन दोनों से एक्स और वाई, इन दोनों से एक्स और इन दोनों से एक्स और वाई। अब देखो यहाँ पे क्या सीन बना हमारे पास, हमें पता है कि हर बार यहाँ से एक क्रोमोसोम्स आएगा, जहाँ से बनेगा ये वाला क्रोमोसोम, और इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो वाई क्रोमोसोम आएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो चांस बनेंगे कि 2 एक्स अगर साथ में मिलेंगे तो हमारे पास गर्ल चाइल्ड होगा, ठीक है। 2 वाई अगर मिलेंगे तो यहाँ पे बॉय चाइल्ड होगा। अब देखो बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड में इतना सा डिफरेंस यहाँ पे ये और रहेगा कि देखो अगर मान लो यहाँ से तो एक बार एक्स निकल गया, ठीक है, तो फिर कुछ भी आए गर्ल चाइल्ड, और यहाँ से एक बार, मतलब जो फादर का है ना वही सबसे मेन यहाँ पे रहने भी वाला है, कि एक बार यहाँ से अगर वाई निकल गया तो वहाँ से फिर कुछ भी आए तो वो, यानी कि फादर जो मेल है ना उसका ही मेन रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, मतलब फीमेल का रोल नहीं होता है, ठीक है। तो देखो एनवायरनमेंट हमने देख लिया, जेनेटिक भी हमने देखा, 23 पेयर्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स जो नरिशमेंट में काम आते हैं बेबी के ड्यूरिंग द पीरियड, जब वो फीटस एम्ब्रियो के स्टेज में जा रहा होता है, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, उसको मैंने तुम्हें यहाँ पे अलग से अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि किसका ज़्यादा रोल होता है, क्या रेशो होता है, ठीक है। 50-50 होगा, क्योंकि यहाँ से इस पे डिपेंड करता है, हर बार इसी पे डिपेंड करेगा, तो 50-50 है कि या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, और सारी की सारी साइंस भी 10th की पूरी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं 11th 12th की किसी और साइंस के टॉपिक में, ठीक है, दैट्स इट।